सबसे पहले आज जो भी प्रश्न रखे गए हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसका सच्चाई क्या है। वैदिक हीलिंग ऊर्जा पर आधारित है। ऊर्जा हर जगह हर व्यक्ति में समान रूप से है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि उसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जब तक हो रहा है तभी तक जिंदा है। परंतु जब हम उस ऊर्जा के स्तर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो हम उस ऊर्जा का उपयोग करने काबिल हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति हवा में सांस लेता है, रोशनी ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, ये सामान्य है। परंतु जब हम अपने पास धन इकट्ठा कर लेते हैं, धन शक्ति इकट्ठा कर लेते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम एक सामान्य व्यक्ति से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उसका उपयोग करने लगते हैं। बस यही स्थिति वैदिक उपचार में है। हम सामान्य व्यक्ति से जब हम उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, जब संचित कर लेते हैं, तो हम उसका उपयोग दूसरों के लिए कर सकते हैं। अब यह संसार परमात्मा के प्राण से भरा हुआ है, उस एनर्जी से भरा हुआ है। अपने आप में परमात्मा ऊर्जा का संग्रह ही है। ऊर्जा ये इसीलिए कहा जाता है कि कण कण में व्याप्त है। अगर व्यक्ति होता, कहीं का दादा होता, कहीं का राजा होता, तो सब जगह तो नहीं होता, अपने सिंहासन पर बैठा होता। लेकिन वो ऊर्जा है, वो हर कण में व्याप्त है। और वही चीज वैदिक उपचार में आती है। वेद में यही कहा गया है। यहीं से हम शुरू करना चाहते हैं। वेद वास्तव में वेद क्यों है? अपौरुषेय कहा गया है। हम सच्चाई को आस्था और उस पे विश्वास पे न जोड़ के विज्ञान के द्वारा जोड़ते हैं। वास्तव में वेद जो है विदित शब्द से बना है। हर व्यक्ति ने जो अनुभव किया, जो विदित हुआ, उसने उसको संकलित कर दिया, उसी का नाम वेद है। इसीलिए अपौरुषेय है। और कोई कारण ये नहीं कि परमात्मा ने बनाया है, किसी देवता ने बनाया है और वो पहले वाली सृष्टि से बना हुआ है। वो सब कुछ होने के बाद भी वास्तव में विदित हुआ, वो हमने ग्रहण किया, संकलित किया, वो वेद है। तो आज हम लोग यही कहते हैं कि जब हम उस ऊर्जा को जो परमात्मा के द्वारा इस विश्व में व्याप्त की गई है, जिसमें हम लोग जीवित हैं, उसको हम ज्यादा अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं। ग्रहण करने का एक ही तरीका है ज्ञान, और ज्ञान के साथ एकाग्रता। ये सब उसी के पहलू हैं अलग अलग। जब हम एकाग्रता के साथ उस ओर चिंतन करते हैं तो वो प्रवाह हमारे शरीर में ज्यादा होने लगता है। जब ज्यादा होने लगता है तो संचित हो जाता है। जब हम चार्ज हो जाते हैं तो हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। यह प्राण का प्रवाह हमारे अंदर जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, उनके द्वारा आता है। कभी कभी वो नाड़ियां अपनी जगह से विचलित रहती हैं। जब विचलित रहेंगी, जैसे एक अच्छा खासा टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, अगर वो कहीं शॉर्ट सर्किट है, कहीं सर्किट चेंज हो गया है, निश्चित ही वो नहीं चलेगा। जब वो सही जगह होगा तो चलना शुरू कर देगा। वही स्थिति हम लोगों की होती है। जब हम एकाग्रता से बैठकर अपने आप को पूरी तरह एकाग्र कर लेते हैं, लय कर लेते हैं, जिसे कहते हैं सर्किट अपना सही रखते हैं, उस वक्त तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। हमको अनुभव होता है, हमको दे रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं, तमाम सारे अनुभव होते हैं। और वही सर्किट जब कभी प्राण तिर्यक हो जाता है, प्राण अपने आप में चेंज होता रहता है। जैसे ट्रेन की पटरियां बदलती रहती हैं, तब उसी तरह ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। अगर पटरियां बढ़े ना, बदले ना, तो ट्रेन गंतव्य तक पहुंचेगी नहीं। सही बात। वही स्थिति प्राण की है। जब हमारी वो एकाग्रता से वो नाड़ियां जब डिस्टर्ब रहती है, उसके तमाम कारण होते हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, हमारे चारों तरफ के सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है। उन्हीं को एकाग्र करने को जो भी मंत्र बनाए गए हैं, ये सब उन्हीं के टॉनिक हैं, उनको ठीक करने के हैं। जब हम एकाग्रता से किसी मंत्र को प्रयोग करते हैं और उससे हमने एकाग्रता प्राप्त कर ली, तो निश्चित ही हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी नहीं एकाग्रता प्राप्त कर पाए, पढ़ तो रहे हैं मंत्र, बैठ तो रहे हैं, चाहते तो हैं हम किसी को ऊर्जा दें, लेकिन अंदर से हमारा अंतर मन जो है वो विचलित है। विचलित होगा तो निश्चित ही ऊर्जा नहीं प्रवाहित होगी। इसी को हम
जो भी योगी हैं, जो भी इसके जानकार हैं, वो कहते हैं कि हमको बार बार उसको करते रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उसका रियाज कर लेंगे, एक संगीतकार मंच पर तभी एक अच्छा गाना दे पाता है जब वो सैकड़ों बार उसके पहले उसका रियाज करता है। वही स्थिति एक वैदिक उपचारक की है। जब वो अपने को रियाज करेगा तभी उसको बार बार मिलेगा। और उसके बाद भी कभी कभी होता ना, एक मंच पे गाना गा रहा, कभी कभी फ्लॉप हो गया वो म्यूजिक। अब वो गाने वाला वही है, बजाने वाले वही हैं, लेकिन वो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। परिस्थिति पर निर्भर करता है, इसमें ना पड़िए। आप बराबर अपने प्रयास करते रहिए। उस एकाग्रता के द्वारा हम अपनी मोटर नर्व यानी विशेषकर सुषुम्ना नाड़ी सारी तंत्रिकाओं के साथ मोटर नर्व जो बीच में है उसी पर एकाग्र होंगे, तभी हमारे अंदर प्राण प्रवाह होगा। ये तो आई प्राण प्रवाह की बात। अब हम किसी को उपचार देते हैं। उपचार देने में सबसे पहले जो हमने आवाहन मंत्र बोला है ना, आवाहन मंत्र क्या है आपको याद है? आवाहन मंत्र नहीं। आवाहन मंत्र में सबसे पहले अगर आपको संस्कृत नहीं भी याद रहती है तो भी आप उसमें कृतज्ञता का भाव याद रखें जी। कृतज्ञता का भाव, हम उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हैं जिसने हमें परिस्थिति दी है। हम अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि ये शरीर न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने उन माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें शरीर दिया है। हम अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने आशीर्वाद के द्वारा ही हमें इस काबिल बनाया है। ये क्या हुआ? ये सारी चीजें आपने कैटलिस्ट जोड़ी, अपने आप में कैटलिस्ट जोड़ी, उससे क्या हुआ? प्राण प्रवाह बढ़ा। पहली चीज आपने चिंतन अपने अंदर गए, अपने शरीर को कृतज्ञता दी। शरीर किसने दिया? माँ बाप ने दिया। माँ बाप कहाँ से आए? वो समाज पूर्वजों से आए। तो कुल मिलाकर एक वट वृक्ष की तरह आपका एक स्थापित हो गए। निश्चित ही प्राण प्रवाह आएगा। प्राण प्रवाह आएगा, अब हम उसको देने का प्रयास करेंगे। तो आपको हम बता दें, आह्वान मंत्र जो आपने गायत्री मंत्र बताया था उसमें गायत्री मंत्र अलग है। अच्छा, उसी में कुछ जोड़ चलिए ठीक है, बताइए। नहीं, गायत्री मंत्र तो है ही। गायत्री मंत्र तो मुख्य मंत्र है, वो तो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा समय नहीं। अच्छा, महामृत्युंजय जो मंत्र है वो भी अलग है। उसको भी हम ले सकते हैं? ले सकते हैं। हाँ, उसको ले सकते हैं। इसमें हमने उसी को जो हमने आपको हिंदी बताई, जी जी, भाव, परमात्मा के यहाँ भाव चलता है जी। संस्कृत हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, ऐसा नहीं चलता। लेकिन हम बोलते हैं जो जिन पर हमें आस्था है, जिसपे हम चलते आए हैं। हमारा विश्वास है कि संस्कृत वाले मंत्र देवताओं के द्वारा निर्धारित हैं, ये हमारा विश्वास है, इसलिए वो पूज्य हैं। जापानीज के लिए क्यों वो सिंबल पूज्य हैं? क्योंकि उनका विश्वास है कि उन सिंबल के द्वारा ही ऊर्जा प्रवाह होता है। वो बोलेंगे, अगर वो कर्पूर गौरम बोलेंगे तो मजा नहीं आएगी उनको, समझते नहीं कर्पूर गौरम क्या है। और हम बोलते हैं हिंसा जोशीन, मन में हिंसा जोशीन है क्या? क्योंकि हम नहीं जानते। इसलिए वैदिक हीलिंग क्यों उपयोगी है? इसलिए कि वो संस्कृत के द्वारा, वेद के द्वारा हमने निर्धारित की है। इसलिए हमारे खून में वेद भरा हुआ है, हमारे खून में भारतीय संस्कृति भरी हुई है, इसलिए हमें वेद करना चाहिए। बस इतना समझ। और उसमें यही है, कृतज्ञो हम पंचभूताए, माता पिता से पूर्वजाए। पेज नंबर 40 में है, ये अपने में पढ़िएगा। कृतज्ञम सर्व गुरु सत्ताए, प्राण रूपेण संस्थिता, ततो प्राण शिव शक्ति तत्वमय उपचारिका, तानि सर्वाणि वेद ऊर्जाए उपचार हित आवाहनम। सीधे सीधे उसका अर्थ यही है कि मैं अपने पंचभूत शरीर के प्रति कृतज्ञ हूँ। हम अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हैं। हम अपनी गुरु सत्ता के प्रति कृतज्ञ हैं। तो क्या है, वो कैसे हैं? वो प्राण रूप में। ये सभी लोग कैसे आए? अब माँ बाप तो खड़े नहीं हो गए आपके, गुरु तो नहीं खड़ा हो गया आपके पास। गुरु के प्राण, माँ बाप के प्राण, पूर्वजों के प्राण, वो सब आपके साथ आए। ततो प्राण शिवा शक्ति। को प्राण क्या है?
वो सिर्फ शिव और शक्ति है। वो प्राण सिर्फ शिव और शक्ति है, तत्व वे उपचारिका, और यही वो तत्व है जो उपचार के में काम आता है। तानि सर्वाणि वेद ऊर्जा है, ये सब कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हमें वेद से प्राप्त हो रहे हैं। तब इनको उपचार हित आवाहनम, हम उसका उपचार के लिए आवाहन करते हैं। जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो निश्चित ही आप जानिए आप में अंदर प्राण प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये देखी सुनी चीजें नहीं, ये एक रियलिस्टिक चीज हो। इतनी चीजें आपने जोड़ ली, अपना वोल्टेज आपने बढ़ा लिया। जब ये करेंगे उसके बाद आपको ले सकते हैं, और फिर उसके बाद में और बढ़ा लेते हैं अपने आप में। ये मन में कर सकते हैं, मैं अमुक रोगी, कौन व्यक्ति है जिसका भी आप चिंतन कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वह हमसे वैदिक उपचार ले रहा है। स्पेशली हम लोग जितने ज्यादा विनम्र होंगे उतना अच्छा प्राण प्रवाह होगा, ये सच्चाई से जानिए। अपने अंदर एवं बाहर व्याप्त प्राण शक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वैदिक उपचार के अंतर उपयोग में लाई जा रही है। ये सब जब करेंगे तो आपको फिर उसके बाद चिंतन करेंगे तो निश्चित ही जानिए वो प्राण प्रवाह हो। अब इसमें देख लीजिए, हाथ में, हाथ से भी होता है, हृदय से भी होता है, तीसरी आंख से भी होता है। वो जहाँ आपकी एकाग्रता होगी, है ना, वो निश्चित। हृदय से कैसे होगा सर, एक्सप्लेन करिए एक लाइन। जैसे आप किसी के प्रति प्यार में जब आते हैं या किसी के प्रति एकाग्रता से, आपका हृदय ही धड़कता है उसके लिए। उसका चिंतन, प्रेम का चिंतन हृदय से, और भय का चिंतन नाभि से। जहां आपको डर लगा, नाभि आपकी तुरंत धड़क जाएगी। इसीलिए नाभि चक्र को जो है हम क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं भय का स्थान, ये प्रेम का स्थान। गला क्रोध का स्थान। अगर मैं गुस्सा आता है उससे पहले गले में तकलीफ शुरू हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति को थायराइड ज्यादा होगा। किसी भी व्यक्ति, कोई भी थायराइड वाला व्यक्ति मिले आपको, आप आंख मूंद के बोल दीजिए, हम तो कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं, लेकिन वो ये कहते ही गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो ये होता है। अच्छा, ये सच है कि मतलब थायराइड जो क्रोध करेगा उसको, जो थायराइड यही संभावना रहती है। तो वो जब जहाँ स्टिमुलेशन ज्यादा होगा वही चीज तो बढ़ेगी। एक पहलवान वेट उठाता है, उसका यही तो बढ़ेगा, है, ये तो नहीं बढ़ जाएगा। ये बढ़ाना तो कैसे बढ़ाए? बढ़ाने के लिए ओम करेंगे तो ही बढ़ेगा। तो ये तो शरीर है, भगवान की बनाई हुई नियम है ना। जी। तो थायराइड व्यक्ति उसी हो। अब कहते हैं पैरालिसिस हुआ, जाते ही बोले को भाई गुस्सा मत करो, तुरंत घर वाली बोले अरे भैया पूछो मत, चाय गर्म ना हुई तो तुरंत चिल्ला। ऐसे लोग होता है पैरालिसिस। क्यों? ज्यादा आप गुस्सा करोगे, आपके बढ़ेगा खून का दौरान, क्लॉट बन जाएगा, ज्यादा उससे होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और उससे पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है? हेमरेज तो है? कभी क्लॉट फंस जाता है, कभी वहां पे फट जाता है। दोनों चीजों में, क्योंकि इधर का मस्तिष्क बाएं पे और बाएं का मस्तिष्क दाएं पे, वही कवर करता है। और जहां वहां क्लॉट फंसा तुरंत डॉक्टर बोलता है भैया MRI करा के लो, तुरंत सीटी स्कैन करा के लो। क्यों कराता है? भैया हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो यहाँ से क्या मतलब? वास्तव में यहीं से मतलब है, इसलिए हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। सच्चाई ये, भाई वैज्ञानिक जो है वो गलत थोड़ी कर रहा था। हम क्या करें? हम उपचार यहीं देंगे ना। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उपचार तो उसका यहीं पहले पहुंचेगा और निश्चित ही उसमें आराम मिलेगा। थायराइड के व्यक्ति को जब हम यहाँ पर देंगे तभी तो पहुंचेगा। इस जानकारी की चीजें अलग अलग रोगों में, कहाँ कौन सा रोग में कौन सा रोग किस चक्र को नियंत्रित कर रहा है। तो लीवर रोग किस चक्र से नियंत्रित होगा? लीवर जितना भी उसका मणिपूरक से। पेट की जितनी समस्याएं हैं वो मणिपूरक से, यानी कि नाभि के ऊपर थोड़ा सा तो डिस्टेंस से देना होगा, तभी मणिपूरक चक्र पे देंगे उसको। इसीलिए 24 पॉइंट क्यों बता दिए जाते हैं? 24 सभी आ जाते हैं, 24 में सभी आ जाते हैं। पहला चक्र सभी में दे दीजिए, फिर आप जो आपको नियंत्रित करने को लग रहा है कारण हो जाते हैं। कभी उस चक्रों को एक बार जरा बोल दीजिए जरा। हाँ, चक्र तो बोल देते हैं, एक किताब से देख के। चक्र 7 है। हाँ, और नहीं 7 चक्र बोल बता दीजिए, और वो 2400 पॉइंट जरा क्रम से, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो ठीक से। और उनकी उपयोगिता क्या है? हाँ, एक चक्र की। हाँ 7 चक्र हैं इस शरीर में जी। मुख्य रूप से
हम सबसे प्रथम कुंडलिनी से शुरू करते हैं, यानी मूलाधार चक्र से। जी। मूलाधार चक्र वास्तव में पृथ्वी तत्व है, वास्तव में पृथ्वी तत्व है। जी। पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीजें, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही खड़े होते हैं, सबसे पहला संपर्क हमारा इस प्रकृति में पृथ्वी के द्वारा ही हो रहा है। उससे जनित जितने भी रोग होंगे, पृथ्वी तत्व का काम क्या होता है? अकड़ जाना, कड़ा हो जाना, है ना। तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको सुन लीजिए कि इसको जो है वहां से मूलाधार से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप उसको देना शुरू कीजिए, हृदय शुरू कीजिए, फिर नीचे आइए, तब ये एकदम से पिन पॉइंट पे जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है। और अगर आप में सामर्थ्य है तो आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं, कोई रुकावट नहीं कि वहां पे न जाया जाए। तो जितने भी तत्व हैं, फिर मान लीजिए किसी को रसों संबंधी बीमारी, यानी कि एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, डर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर के लिए खून के दौरान जिम्मेदार हो रहा है, तमाम चीजें हम तुरंत कहेंगे इसका जल तत्व खराब हो रहा है। रस से संबंधित लिक्विड जल तत्व कहाँ है? स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र का स्वरूप भी है, पुराणों में लिखा है अर्धचंद्राकार है, वास्तव में अर्धचंद्राकार नहीं। वहां पे एक बाउल के बीच में कुछ संचित स्थान है, समझ, इसीलिए उसको देखने में वो चक्र तारा चांद तारा ऐसा लगता है, इसीलिए चित्रों में वो बनाया गया है। वास्तव में जल तत्व के लिए आप जितना भी ज्यादा स्वादिष्ठान चक्र पर देंगे, स्वादिष्ठान चक्र मीन्स नाभि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार से उठ करके ये जननेंद्रिय के पास तक, मूलाधार से नाभि के बीच में। हाँ, नाभि तो वो हो गया मणिपूरक, और सबसे नीचे है मूलाधार और नाभि के बीच में। हाँ, ये स्वादिष्ठान जनन संबंधी समस्याएं जो हुई हैं, किसी को इस तरह कोई प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उस पे आप वहाँ पे लेडीज प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम वहाँ दे सकते हैं। हाँ। बिल्कुल दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आप आते हैं मणिपुर, ये है अग्नि चक्र, अग्नि तत्व है। यहाँ पर पाचन संबंधी चीजें होती हैं, क्रिएटिंग होती है, यहाँ पे रसों का, एंजाइम्स का, केमिकल्स का यहाँ पे क्रिएशन होता है। क्रिएशन से यहाँ पे क्रिएशन की भावनाएं होती है, जहाँ क्रिएशन होता है वहाँ भय भी होता है। जरा सा हुआ डर गया जो अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर, नाभि बार बार आपकी आगे पीछे हो रही है, वो अपना स्थान ग्रहण कर रही है, अपना ऊर्जा ग्रहण कर रही है। इसीलिए बोलते हैं भूत विजात निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ ये नाभि चक्र बार बार स्टिमुलेट हुआ, सही बात है, मुस्लिम है या अली कर भरी या अली, वही नाभि चक्र चल रहा है। वहाँ कोई उर्दू और हिंदी इंग्लिश तो है नहीं, तो वो वहां से फिर उसके बाद में आती है भावनाएं, जो कि हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीन तो हो गए। फिर आप यहाँ पे आ गए हृदय चक्र के बाद। यहाँ पे मेन जो है वो वायु का स्थान है। फेफड़े यहाँ से शुरू प्रारंभ होते हैं, वायु संबंधी है। इस तरह कोई जगह आपको दिख रही है, वो कफ पित्त बात वाली वायु नहीं है ना, वायु वो फिर चैप्टर अलग हो जाएगा। उससे संबंधित कोई चीज है, सांस से संबंधित भी कोई चीज है, तो आप चक्र शुरू करिए। फिर भावनाएं ढूंढिए, कहाँ से आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं या कहाँ से भावनाएं बढ़ रही हैं, उसी पर सारा निर्भर करता है। फिर उसके बाद में जब आप आए और भावनाएं यहाँ तक आई, गले पर, जहाँ क्रोध है, जहाँ पर प्रेम भी है, मोह भी है ना। मोह भी प्रेम का ही एक रूप है ना। जैसे कि अरे छूट ना जाए हमसे, अरे हमको ज्यादा मिल जाए हमको, ये सब भी तो उसको और बढ़े। फिर आप आज्ञा चक्र पे आए, यहाँ पर बड़ी मानसिक बीमारियों को स्थान दिया जाता है, जो ज़्यादा उत्पाती बीमारियाँ होती हैं उसको आप दीजिए। ज़्यादातर आपके गले से ही पूरे चक्रों को आप कर सकते हैं। इसको छूने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले अपनी ऊर्जा बढ़ाइए तब उस पर, इतने से काम चल जाता है। तो ये हुआ। अब आपको दूसरा बताना है कि कैसे आप किसी भी पेशेंट को जाके अटेंड करें। इसके लिए इसमें हमने अभी 24 स्थान आपने पूछे थे। हाँ, जो 7 चक्र जो आपने बताया, हाँ, इसमें हमेशा से ट्रीटमेंट देना तो नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, नीचे मूलाधार से शुरू करते, हाँ, नीचे से ऊपर तक बढ़ेंगे। अपना जितना भी सिद्धांत है
जी। वो नीचे से ऊपर उठने पर ही है। ठीक, ये हो क्लियर पॉइंट। और पाश्चात्य संस्कृति में जितना है वो ऊपर से नीचे है। हाँ, वहाँ वो सहस्रार चक्र से लेकर चलते हैं और आगे हृदय और चक्र से। मूलाधार के बाद फिर आ जाते हैं स्वादिष्टान पर, वहां समाप्त करते हैं। हम्म, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है ना कि वो मासिक धर्म के समय स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत यही है कि उस वक्त उनका शरीर ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है, विसर्जन का समय है उनका। उस वक्त उनको पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि पूजा पाठ में हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए। बाकी और किसी धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उस पर नहीं ध्यान देते, वो खुद ही ऊपर से नीचे चलते रहते हैं। जो वो कहते हैं ना, वो गीता में है, जो भूतों को बसते भूतों को प्राप्त होते हैं, वो दूसरी स्थिति है। हम लोगों ने हमेशा ज्ञान को ध्यान रख करके मूलाधार से ऊपर बढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है, 24 पॉइंट जो हैं उसमें यही दिया है। कोशिश करिए नीचे से, इसमें भी ऐसे लिखा ऊपर से ही है। तो जो पहले व्यक्ति हैं वो एकदम से मूलाधार पे नहीं पहुंच पाते हैं, चक्र ज्ञान नहीं होता है। जब आप हाथों से ले रहे हैं तो आप यही सबसे पहला है, सर से आगे पीछे, दाएं बाएं, कान, नाक, आंखों के बाद नाक, मुंह, फिर गला। इसमें दिया हुआ है इस ढंग से, पेज नंबर 29 पे है। ठीक है। सर के आगे पीछे, कनपट्टी के दोनों ओर, दोनों कान, दोनों आँख, नाक, मुंह, गला। इसके बाद दोनों कंधे, दोनों कोहनी, दोनों हथेली, फिर दोनों फेफड़े, हृदय, फिर आमाशय, फिर लीवर, फिर नाभि का ऊपरी भाग, फिर नाभि का नीचे भाग, फिर कमर के दोनों कूल्हे, फिर घुटने, फिर दोनों पैर के पंजे, फिर विशुद्ध चक्र। वहाँ से पैरों से फिर आप यहाँ आ गए, विशुद्ध चक्र। और फिर उसके बाद में अनाहत, फिर मणिपूरक, स्वादिष्ठान और मूलाधार। इसमें 24 हैं। अगर क्रम कभी बिगड़ भी जाए तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। कोशिश कीजिए, अगर कहीं हो जाता है उसमें ये नहीं अरे गलत हो गया, आप क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जी जी, इसको करिए 24 पॉइंट बराबर, इसको ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, मैं कमर बहुत दर्द करती है। हाँ, कमर बहुत दर्द करती है। वैसे देखो, ये फिर वही कहेंगे, ये पॉस्चरल डिफेक्ट है। हमारी कमर में जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं है, और बराबर उस पर दबाव पड़ रहा है। जब दबाव पड़ रहा है तो बीच में जो, जिसे हम लोग डिस्क बोलते हैं, हर दो हड्डी के बीच में, कमर की वर्टिब्रा होती है ना, जिसे क्या कहते हैं, गुरिया कहते हैं ना जन्माशा में, उनके बीच में एक गद्दीदार रचना है, दैट कॉल्ड डिस्क। जब दो वो पास आ जाती है तो दबता है, दबेगा तो सूजन आएगी, सूजन आएगी तो जो मोटर नर्व ऊपर से नहीं जा रही है वो कहीं ना कहीं उसको दबाना शुरू कर देगी। जब दबाना शुरू करेगी, ये शारीरिक रोग में आ गया, ये आपके मानसिक रोग में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसीलिए इसको हम एक्सरसाइज, योगा बताना है, वो आ जाती है। आप क्या है, हमको सीधे बैठना बताना है, शलभ आसन करना है, आगे की ओर झुकने वाले सारे व्यायाम छोड़ करके पीछे की ओर आने वाले सारे व्यायाम, चाहे शलभ आसन हो, नौका, वो पीछे से कौन सा होता है, हाँ, पीछे वाला नौकासन। हाँ, पीछे वाला नौकासन, वो सारे आपको, पीछे वाला नौकासन, भुजंगासन, एक्सटेंशन एक्सरसाइज। रोज सुबह उठें, 10-10 बार एक एक पैर से, 5 बार दोनों पैर से उठ करके, और उसके बाद कोई कार्य करें। और भी ज्यादा तकलीफ है तो अपने वो जो ओमप्रकाश आनंद जी के हैं और मरकट आसन, इसमें फायदा करो। अगर इनिशियल स्टेज में, अगर कोई बहुत बढ़ गया है फिर उसका एक्सरे देखिए कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो अपना सफाई शुरू करेंगे, ऑपरेशन करने लगेंगे। वो एक अंतिम स्थिति है, पूरा उपचार नहीं है, वो सिर्फ चिकित्सा है। चिकित्सा उपचार में यही अंतर है, ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि चिकित्सा में हम किसी चीज को बार बार ला सकते हैं। चिकित्सा की ठीक हो गया, फिर दोबारा हो गया, फिर करने लगे। उपचार में हमारा प्रयास होता है कि हम जड़ से उस चीज को समाप्त कर दें। एक स्पाइन का यही चीजें बढ़ा रहे हैं, आपको उतना नहीं है कि 2 लोग ऑपरेशन करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट करता है और ऑर्थोपेडिक करता है। भाई 2 लोग क्यों करते हैं? वास्तव में दोनों का ही है। हड्डी दब रही है,
हड्डी दबा रही है, इसलिए ऑर्थोपेडिक का काम है। हम्म, नर्व दब रही है, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट का काम है। दोनों की सर्जरी में अंतर है। न्यूरोलॉजिस्ट वहां का स्पैज्म हटा देता है, जो गंदगी जो सूजन से बढ़ गई है वो हटा देता है और छोड़ देता है, वो हड्डी नहीं छूता। इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट के किए हुए केस ज्यादातर दोबारा फिर हो जाते हैं। साहब वो 2-4 साल तो ठीक रहे और फिर साहब होने लगा दर्द, क्योंकि हड्डी तो अभी रही है, उसको छुआ ही उन्हें। और ऑर्थोपेडिक क्या करते हैं, वो 2 हड्डियों के बीच में एक फिक्सेटर लगा देते हैं जिसमें दबाव ना पड़े, नेचुरल ठीक हो जाता है। तो ज्यादा से ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नर्व नहीं साफ करते। हमने एलोपैथी में यही मुश्किल है कि हर आदमी अपनी फैकल्टी में काम करेगा, दूसरी फैकल्टी नहीं छुएगा। तो ये समस्या वैदिक उपचार है, क्योंकि बाहर से दे रहा है, या फिजियोथेरेपिस्ट बाहर से एक्सरसाइज कर रहा है, तो हड्डी का दबाव कम होगा तो नर्व पे भी एक्सरसाइज जाएगी, वर्कआउट होगा। नर्व पे वर्कआउट जाएगा क्योंकि वो पीछे करा रहा है, हड्डी भी अपने आप में सेट हो जाएगी। तो वो अभी एक हेल्थ चेकअप कराया था तो उसमें बॉडी एज 12 साल ज्यादा मशीन बता रही है। बॉडी एज हाँ। मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई होगी। पता नहीं, जो भी हाँ। उनका कहना है कि हाँ। आपकी एज 52 साल है, जबकि एक्चुअल 40 ही साल। हाँ, क्या है कि हड्डी का एक तरीका है कि उसमें कैल्शियम जमा होता रहता है और पुराना हटता रहता है। हाँ, हाँ। जैसे हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, कटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नए आते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ऐसी हड्डियों का भी हाल है। जब कभी ये रेशियो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अंतर की जो 52 साल में होनी चाहिए बीमारी आपकी, हाँ, हाँ। अभी से क्यों हो गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि कैल्शियम का मैनेजमेंट, एंजाइम्स का मैनेजमेंट वो गड़बड़ हो गया है। तो इसके लिए क्या उपचार रहेगा? इसके लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक उपचार है। हम्म, ये हुआ इसीलिए है क्योंकि हमने बेटाइम खाने खाए हैं, जो नहीं खाने चाहिए वो खाए हैं। तो अगर हम अपने को प्रकृति के करीब ले आएंगे तो हम अपनी जगह धीरे धीरे लौट आएंगे। अच्छा अच्छा। भाई कोई गाड़ी हाँ, धीमी चल रही है हाँ। तो आप बल लगा करके बढ़ा सकते हैं, हाँ। कोई भाग रही है तो उसको तो रोकेंगे। हाँ, हाँ। तो दोनों में अंतर है। अगर अपने आप को नियमित खाना खाए, एक तो समय निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि वो होता क्या है कि समय से हमारी बॉडी और ये जानवरों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप रोज 5 बजे किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं या गाय को रोटी खिलाएं तो 5 बजे खड़े हो जाएगी आके आपके दरवाजे, सही बात। क्योंकि उसको मालूम है कि 5 बजा है, वो घड़ी नहीं देखती, ऐसे ही उसको पता होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एंजाइम्स और रस अपने समय से बनते हैं। अब वो समय से बना, भोजन नहीं पहुंचा तो क्या होगा? वो जम जाएगा। गॉल ब्लैडर का पथरी क्या होती है? भाई आपने पानी नहीं पिया, आपने खाना नहीं खाया, एंजाइम्स बना और वो निकल नहीं पाया तो वहां गांठ बन गई, निकलने कोई रास्ते ही नहीं। अब डॉक्टर के सामने तो काटना पड़ेगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब बड़ी थकान सी भी रहती है शरीर में, तो इसका क्या उपचार थकान क्या है? चैतन्यता बनने रहे? थकान क्या है? तंत्रिकाओं के ऊपर जो नाड़ियां हैं उनके ऊपर एक फॉरेन मैटर की लेयर जमा हो जाती है। इसीलिए जब कभी ऐसा ऐसे चट चट चट, हाँ बड़ा आराम मिल गया। क्यों? तो नर्व के बाद जो जमाव था वो सब हट गया। न चटकाना अच्छी बात होती है। नहीं सामान्य, अच्छा। लेकिन कोई दिन में चटकाएंगे। हाँ हाँ। ऐसे कहते हैं एक घर में सबसे जरूरत की चीज क्या है? लैट्रिन। ड्राइंग रूम ना हो, किचन ना हो, स्टोर ना हो, लेकिन लैट्रिन ना हो तो बेकार है। लेकिन कोई कहे अच्छा लैट्रिन बहुत महत्वपूर्ण है, हम 8 घंटे लैट्रिन में ही बैठेंगे है? तो वही गड़बड़ है ना, वो भी गड़बड़। नहीं तो उठने बैठने पे चट भी बोलता है, तो इसका क्या इलाज है? वही है, वो एक्चुअली थकान है। शरीर में कहाँ से थकान आ रही है, आपकी दिनचर्या में कहाँ कमी है, ये देखिए। अच्छा अच्छा। और फिर बाकायदे प्राणायाम कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वो जो जमाव है उनको कंज्यूम करने का चीज जो है वो सांस है। अगर हम वो करने लगेंगे तो हम चट चट पटपट सब बंद हो जाएगा, सामान्य हो ये। आपको हम नंबर पेज पर विचार विनिमय, व्यक्ति के पास जाकर अगर आप उससे काउंसलिंग अच्छी कर लोगे। आज समस्या तो यही है कि डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, डॉक्टर से दवा लिख देता है, बताता कुछ भी नहीं। पेशेंट इसी से परेशान रहता है, अरे यार दवा तो लिख दी है और क्या कैसे होगा बता ही नहीं रहा। कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वहां जाओ तो वो कहते हैं कि हाँ पहले बताइए आपको तकलीफ क्या है, आप समझते हैं तकलीफ क्या हो रही है आपको, यहाँ से हो रही है, इसको ऐसे ठीक कर लीजिए।
इसी का नाम काउंसलिंग। इसमें उन्होंने यही बात है कि अगर अपने जहन में बैठा लो कि रोग एवं समस्या की जड़ मस्तिष्क के विचार संपुट में ही छुपी हुई है। सबसे पहली जो समस्या की जो संपुट है, जो गठरी है, वो दिमाग में ही है। सबसे पहले वो खोलिए। आपने कहा ना कि हमें दर्द बहुत होता है, भाई दर्द होता है इसलिए क्योंकि आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। कल से समय से खाना शुरू कीजिएगा। हाँ यार, समय से नहीं खाते इसलिए तुरंत जो है उसकी गठरी एक गांठ खुल गई। ये हो कि विचारों के मध्य से ही एक विशेष कोशिका का निर्माण होता है जो समय के साथ अपने को स्थापित करती है और समयानुसार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तब इसी कोशिका द्वारा शरीर में रोग घर बनाने लगते हैं। ये दुनिया में ऐसा नहीं कोई जगह रोग नहीं है, हर जगह टीबी के भी कीटाणु हैं, कैंसर के भी कीटाणु, दुनिया की जितनी दवाइयां रोग खोजे गए या नहीं खोजे गए उन सबके कीटाणु हैं। लेकिन परमात्मा ने हर शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता बना के भेजी है। जिसकी वो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है वही आदमी बीमार पड़ता है। प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं सर? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक तो सही समय का भोजन, सही समय की श्वास और सही समय का विचार। सही समय का पानी भी समझते हैं, भोजन पानी सही समय से और सही समय से श्वास आनी चाहिए। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, उसी से ही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती। हाँ, खाने से भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं, कुछ नहीं। प्रतिरोधक क्षमता विचारों से ही बढ़ती है। हमको मालूम है कि हमारे पीछे से लाठी पड़ने वाली है तो अपने आप बॉडी में कड़ी हो जाएगी, हमें दर्द नहीं होगा। सही बात। अगर हम निकल रहे यूं लगी अरे यार बड़ा तकलीफ हो गई, क्यों? क्योंकि ब्रेन नहीं साथ है हमारा। सही बात है। अलर्टनेस नहीं होगी वही बीमारी आएगी। अगर अलर्ट होंगे आप फिर वही कहते ना। अब क्या बताएं, वो गए थे हमने वजन उठा लिया और हाँ कहाँ दर्द हो गया। वही मजदूर जो है 56 किलो उठाता रहता, कुछ नहीं होता। क्यों? अलर्ट नहीं था। अलर्ट होता है वो, आप अलर्ट नहीं। अलर्टनेस अपने अंदर। अलर्ट और अभ्यस्त, मतलब वो अभ्यस्त भी है। हाँ, तो बढ़ेगा नहीं में। तो कहते प्रतिरोधक क्षमता जो है उससे जो है रोग बनते हैं, जिसे चिकित्सक लक्षणों को समझकर उपचार देते हैं और लक्षण तो दब जाते हैं पर उस कोशिका को नष्ट न होने के कारण और रूपों में प्रकट हो जाते हैं। यही चिकित्सा है। अब आप क्या करेंगे उसमें? एक वैदिक उपचार का दायित्व यही है कि किसी भी रोग में छुपे मनोवैज्ञानिक कारणों को खोज करे और उस रोग की कोशिका को नष्ट करने का प्रयास करे। काहे से? मेडिटेशन के द्वारा। वैदिक उपचारक क्या करता है? भाई हम दवा देते नहीं, सिर्फ हम भावनाएं देते हैं, अपने अंदर का ऊर्जा प्राण प्रवाह वहां तक पहुंचाते हैं, उसी से ही उपचार। किसी भी उपचार के पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोग की समस्या को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज है, कोई व्यक्ति आपके पास आए, आप उसको बोलने के पहले उससे सुनिए। हमारे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो बहुत मायने रखती है कि प्रगति के लिए अच्छे वक्ता बनने की जरूरत नहीं है, प्रगति के लिए अच्छे श्रोता बन जाइए। अगर आप किसी की बात सुन लेंगे उसकी आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप बिना सुने अरे यार तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, यार वैसे तकलीफ में और तुम उपदेश नहीं लगे जाकर, वो नहीं ठीक होता है। उसकी सुनो पहले। जवाब हमेशा मीठी बोली और सकारात्मक अभिरुचि के साथ ही देना है। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि रोगी को विश्वास हो जाए कि आप ही उसकी समस्या को समाप्त कर सकते हैं। कि उसको विश्वास दिलाना होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको लग रहा है उसको कि हाँ आपके पास आके उसका समाधान होगा तो वो निश्चित होगा। अगर उसके मन में यार चलो यार देख, होता है बहुत से पेशेंट हमको मिलते हैं, अरे साहब उनको दिखाया आप भी देख लो भाई कुछ ठीक हो जाए। हमने आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे क्योंकि आपको हमने पहले से है कि देख लो। अगर देखना है तुम दिखाने नहीं आए, पहले अपने आप को साफ कर लीजिए। अब बताइए आपको क्या तकलीफ है, हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। हाँ ऐसे ठीक हो सकता है, वहां से गांठ खुल गई, आगे बढ़ गए। ये बहुत ध्यान रखना है। प्यासे को पानी पिलाओगे आशीर्वाद देगा, जो प्यासा ही नहीं है तो यार तुमने मेरे कपड़े वक्त गीले कर दिए, क्या यार तुम खड़े हो गया करके। इसलिए ध्यान रखिए। हम वैदिक उपचारक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल सेवा करने में पीले पड़े। देख लें
जहाँ पे खाली बर्तन है उसी को भरिए, जो पहले से भरा हुआ है उसे क्या करो, भरेगा ही और फैला देगा। ये एक सर्वदा सत्य है कि जितनी अच्छी बीमारी की जांच हो जाएगी उतने ही अच्छा उसका उपचार हो जाएगा। रोग की समस्या ग्रस्त व्यक्ति स्वभाव से शंकालु और अधैर्यवान होते हैं। बीमार इसीलिए है कि उसमें पेशेंट वही है जो पेशेंस नहीं है, वरना पेशेंट नहीं होता। अब वो पेशेंट जगाएगा कौन? जो हमारा चिकित्सक है, जो हमारा हीलर है, जो वैदिक उपचारक है, वही तो करेगा। उन्हें ढांढस बंधाना, उनकी शंकाओं का निवारण करते हुए निश्चित करना कि वैदिक चिकित्सक की खूबी है वो धीरे धीरे स्वानुभूत एवं वरिष्ठों के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होती है। धीरे धीरे रोज सत्संग जब होगा समय समय पे तो इसका कॉन्फिडेंस आएगा। तुम देखोगे कि किसी भी रोग के पीछे क्रोध, चिंता, अनैतिक मोह या कामना ही होते हैं। या ध्यान दीजिएगा, किसी उसको देखिए, इन्हीं 4-5 चीजों में वो घिरा हुआ जरूर हुआ, वहीं से कहीं ना कहीं उसका रोग बन रहा है। बैठ जाता है वो कफ पित्त वात की नाड़ी देखता है, एक डॉक्टर जाता है एलोपैथ वो इन्फेक्शन देखता है, एक होम्योपैथ जाता है वो सिर्फ सिम्टम देखता है और उसके एंटीडोज देता है, वो होम्योपैथी। एक प्राकृतिक चिकित्सक जाता है वो कहता है हाँ धूप हुआ मिट्टी पानी में कहाँ कमी है वो जी पूरी करो तो ठीक हो जाए। एक वैदिक उपचार जाता है वो कहता है कि हाँ विचारों में कहाँ कमी आ रही है, एक रोग की सबसे गहरी जड़ में वहां पहुंच रहा है तो वो वहां से ढूंढता है। कुढ़न एवं ईर्ष्या व्यक्ति को पाप के रास्ते पे ले जाते हैं, बाद में रोग का निर्माण करते हैं। और आजकल एक नई समस्या सामने आ रही है, नया रोग है शॉर्टकट। हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। आप देखा भैया जरा रोज आपको 20 मिनट बैठना है, 20 मिनट कैसे बैठेंगे तो ना बैठो तो हमें नया बुला लिया तुमने बिना मतलब में, रोज साफ बताइए उसको। तो क्या है शॉर्टकट ही भयानक बीमारी में जन्म देता है, क्योंकि शॉर्टकट के चलते ही व्यक्ति अनैतिक और कुपंथ पर कदम रखता है और खुद झूठ बोलकर उसे मजबूरी और वक्त की पुकार कहता है। चलता गड़बड़ खुद है, अरे मजबूरी है, दुनिया कर रही है हम क्या करें। अरे दुनिया कर रही है, दुनिया बीमार है, तुम भी बीमार हो, तो अंतर क्या है? ठीक है, और ठीक होना चाहते हो तो हमको बताओ, तो हम जो रास्ता बता रहे हैं तो चलने का प्रयास करो। अब हम रोग के मोटे मोटे कारण क्रोध, चिंता, अहंकार, मोह, कामना, ईर्ष्या, कुढ़न, शॉर्टकट उसके बारे में बताएंगे। फिर उन्होंने एक एक चीज बताई है। क्रोध क्या है, क्रोध में क्या होता है? हमारी बॉडी में एक एटीपी नाम की चीज होती है, एड्रिनल ट्राइफॉस्फेट, हर कोशिका में होता है। और जब वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एड्रिनल डाइफॉस्फेट में, तो जो एक फॉस्फेट बढ़ता है उसी को क्रोध कहते हैं। वो क्रोध है, वो ऊर्जा जो उसकी विस्फोट होता है उसी को क्रोध कहते हैं। इसीलिए क्रोध करने वाले व्यक्ति के सामने अगर आप हंस दें तो क्रोध बहुत बढ़ जाता है, कांपने लगता है आदमी, क्या है अभी मैं डरता हूं तुमको। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है कि या तो आप हमें मार दीजिए या हम आपको मार। एटीपी जो आप बता रहे ये वैज्ञानिक प्रूफ है? वैज्ञानिक अच्छा, ओके। हमने क्या कहा, हमारा सारा वैदिक उपचार जितना भी ध्यान है उसके लिए सिर्फ टोटल विज्ञान है, आस्था और विश्वास ही नहीं है। हाँ, आस्था विश्वास आधार वही है, लेकिन कहे कि सब आस्था मान लो भाई, मान क्यों लो भाई, कारण बताओ। डॉक्टर वही होता है। आज हम देख हमारा वही जो पुराना मानिएगा आप लोग, उससे मैग्नेट उससे जुड़े हुए हैं, हम उसके विरोधी हो जाते हैं। इसलिए नहीं हम मैग्नेट का विरोध करते हैं, हमको ये बताओ कि मैग्नेट कैसे काम करता है। और साहब वो ऐसा किया, उनको फायदा हुआ, उन्हें लगाया, तो अरे उन्हें लगाया फायदा हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये तो बताओ, तब तो हम डॉक्टर बनेंगे उसके। वो नहीं है कहीं। हमने तो भाई यही पढ़ा है कि मैग्नेट जो है आयरन, कोबाल्ट, इनको ही अपनी ओर घसीटता है, स्टील तो नहीं घसीटता है, और कोई तत्व तो नहीं घसीटता है। और बॉडी में जो आयरन है वो फेरिक के रूप में, जो भी टॉनिक दिए जाते हैं वो लोहा घिस के नहीं दिए जाते हैं, वो फेरिक बनाया जाता है, उसको दिया जाता है। तो फेरिक तो नहीं घसीटता है टोटल। अब उसमें है क्या है कि बहुत से तत्व हैं जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के होते हैं। हाँ जी, कुछ ला रही हो, ला दे दो यार। हमारा मैग्नेट जो है
वहां पर निष्क्रिय हो जाता है। उन्होंने कहा था मैग्नेटिक वाटर। वाटर क्या था? मैग्नेट के ऊपर शीशी रख दी आपने, बस अब ये बन गया पानी। हमने तो यही पढ़ा था कि मैग्नेट जब एक आयरन के ऊपर बराबर एक दिशा में घिसता है कोई दूसरा, तो वहां पर मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में हो जाते हैं। एक सामान्य मैग्नेट और लोहे में यही अंतर होता है, उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, वो सामान्य है, एक दिशा में हो गए मैग्नेट बन गया। इसलिए किसी मैग्नेट को अगर आप खूब कूट दीजिए बार बार तो उसका मैग्नेट खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये पानी जहां आपने उठाया तहाँ वो पानी के पार्टिकल तो हिलेंगे ही हिलेंगे। बिल्कुल सही। मैग्नेट खत्म हो गया। तो कैसे आप कहते हैं कि मैग्नेट में क्या नाम मैग्नेटिक वाटर है? लेकिन भाई अब दूसरे को फायदा होता है। फायदा क्यों होता है? होता है, फायदा होता है। फायदा सिर्फ आस्था और विश्वास पर होता है। बाबा रामदेव ने कहा नाखून रगड़ो बाल काले हो जाएंगे। आपको इतने खूब मिलेंगे लोग खड़े खड़े, हाँ साहब कैसे हैं, किसी काले लिखे आज तक, क्योंकि कोई नर्व यहाँ पर नहीं है भैया, नर्व इसके नीचे है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी हो जाएगा है। हम कहें 2 कटोरी घिसो तुम स्वस्थ हो जाओगे, कटोरी घिस रहे हो ना, तुमको तो कुछ नहीं हो रहा है भाई। तो हम सिर्फ इतना ही हमारा विरोध होता है कि आप बनाइए सिद्धांत, उसका वैज्ञानिक कारण भी ढूंढ दीजिए। हम नहीं कहते हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बिल्कुल ज्ञानी नहीं है, लेकिन हम तर्क की कसौटी पर अगर कोई चीज नहीं कस पा रहे हैं तो वो हमारे गले नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। ये एक वैदिक उपचारक वही है जो उन सारी चीजों को जवाब दे पाए, तब वो डॉक्टर है। इसलिए नहीं कि उन्हें कहीं भी आया बैठ गया, एक दिन उन्हें 500 रुपए दे दिए और साहब शाम को सर्टिफिकेट लेके चला गया, लगा दिया बोर्ड साहब हम तो वैदिक उपचारक है। वो गलत है। सीखिए, समझिए, फिर उसके अनुभव प्राप्त कीजिए और तब आप एक वैदिक उपचारक हैं, जब आप दूसरे को ठीक कर पाते हैं, यूं नहीं। इसको आप पढ़ सकते हैं, क्रोध पर है, फिर चिंता क्या होती है, अहंकार क्या होता है। आज भी अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने बहुत पढ़ा है, अभी इस मीटिंग में थे, उसमें एक बहुत पढ़े लिखे सज्जन आ गए। मैंने यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ज्यादा पढ़ाई की अभी इन लोगों को देखो, हमें नहीं देना। कामना ही बहुत परेशान करती है। इसका मतलब कामना ही न की जाए, नियंत्रित होनी चाहिए हर चीज। कहते हैं तो कबीरदास ने कहा है ना, अति का भला न बरसना, अति की भली न तू। अति होगी तो मुश्किल हो जाएगा, सामान्य है, क्या दिक्कत। ईर्ष्या भी बहुत गड़बड़ी है। कुड़न सबसे भयंकर। कोई भी आपको मेरे आर्थराइटिस का पेशेंट आज हुई से कुड़न भरी पड़ी, थोड़ा कुरे दीजिए, वो बताएगा हम अपने मन की नहीं कर पाए, उन्होंने हमको ऐसा घर वालों ने किया कि हम घुट के रह गए भैया, घुट के रह गए। और जब घुट के रह गया तो उसको घटिया हो गया। चाय लेके आ रही। थैंक यू। यानी कि अर्थराइटिस कुड़न वाला जो अर्थराइटिस का पेशेंट 100% जोड़ आप देख लीजिएगा, वो कुड़न के बिना वो आपको अर्थराइटिस, एनकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये सब भी नहीं। स्पॉन्डिलोसिस अलग ही है, स्पॉन्डिलोसिस मैकेनिकल प्रॉब्लम में आ गई। अच्छा, घुटने का दर्द है तो वो मैकेनिकल हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर कॉर्डियल घिस गई है वो मैकेनिकल नहीं हुआ। कॉर्डियल से कैसे घिस जाएगी? कहीं ना कहीं कोई कमी आई है, तभी हम भी घुटना मोड़ के बैठते हैं, आप भी घुटना मोड़ के बैठते हैं। इनको तकलीफ हो गई, हमको नहीं हुई, कहीं ना कहीं तो उसमें कोई चीज़ है। भैया पानी हाँ बेटा ले लेंगे रख दे बेटा, ले लेंगे फिर रख दो नीचे रख देनी। हाँ ठीक बेटा। हाँ। पापा जी पानी बस बहुत